नमस्कार। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज के दिन की शुरुआत एक बेहद दुखद खबर के साथ हुई है। नहीं रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा। पंचतत्व में विलीन हो गया है पार्थिव शरीर। ये तस्वीरें जिस वक्त मुखाग्नि दी गई थी हीराबा को, उस समय की तस्वीरें आपके सामने हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक पटेल इस वक्त मौजूद हैं और रौनक पटेल का हम रुख इस वक्त इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से, नरेंद्र मोदी के पूरे परिवार की तरफ से आम लोगों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपील यही की जा रही है कि इस वक्त कर्तव्य पथ पर सब कदम आगे बढ़ाएं, परिवार का रुख ना करें। परिवार समझ रहा है इस बात को कि दुख की घड़ी में पूरा देश इस वक्त परिवार के साथ है। रौनक। रोमाना, प्रधानमंत्री और परिवार के लोग ही श्मशान में है। बाकी जितने भी लोग हैं वो वहां से निकल चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि सेक्टर 30 का जो श्मशान है वो साबरमती नदी के किनारे पर है और वहीं पर मुखाग्नि दी गई है। शायद अभी भी 30 मिनट लगेगी अग्नि संस्कार को पूरा होने को और उसके बाद तय होगा कि प्रधानमंत्री जो उनका भाई का घर है वहां जाते हैं या सीधा राजभवन होकर दिल्ली जाते हैं। क्योंकि हमारे गुजरात परंपरा रही है कि श्मशान घर जैसे निकलते हैं, जो पुराने जमाने में नदी में जाकर स्नान करते थे, यही वजह होती थी कि नदी किनारे श्मशान होते थे। तो एक तो वो क्रिया पूरी करने के बाद निकलेंगे और जहां तक कर्तव्य पथ की बात है तो ये संस्कार स्वाभाविक तौर पर उन्हें हीराबा से मिला है। और आपको एक वाकया सरदार पटेल का भी याद करवा दूं। नरेंद्र भाई सरदार पटेल को भी। रौनक, जरा सा क्लैरिटी दीजिए। मैं दोबारा आपसे जानना चाहती हूँ, आपने क्या जानकारी दी है? यहाँ जो शमशान भूमि है वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले घर जाएंगे, वहां जाके स्थान लेंगे, आप ये बता रहे हैं, उसके बाद आगे अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ेंगे? जी बिल्कुल, जो परंपरा जो है, और क्योंकि अब तक आपने देखा है सुबह से लेकर अब तक कि परंपराओं को निभा रहे हैं। परंपरा ये रही है कि पुराने जमाने में नदी में स्नान करते थे, नदी में पानी होता था और श्मशान उसकी कारण ही नदी किनारे होता था। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री यहाँ से निकलकर घर जाए, पंकज भाई के घर पे, या तो फिर राजभवन जहाँ हरदम जब भी आते हैं गुजरात में, जहाँ पर उनका आवास होता है, वहां जाके स्नान करने के बाद कर्तव्य पथ पर निकले। हालांकि उसकी पूरी पुष्टि नहीं हुई सत्तावार तौर पे कि पीएम का आगे का क्या कार्यक्रम होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो भी सूचना दी है सिर्फ और सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई से उन्होंने बात की है और भूपेंद्र भाई को सूचना देने के बाद भूपेंद्र भाई वहां से निकले और बाकी की जो भी सूचना है भूपेंद्र भाई के जरिए प्रशासन के जो लोग हैं और प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम होगा वो प्रशासन तक पहुंच रही है। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। रौनक, मैं लौटूंगी आपके पास। सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं विकास भदौरिया से। साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कर दिया गया है कि यकीनन वक्त बहुत मुश्किल है, दुख की घड़ी है, लेकिन मां की वो सीख कि कर्तव्य पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहना है, उसी पर अग्रसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो होंगे आज इस दुख वाले दिन भी। तो क्या कार्यक्रम रहने वाला है उनका आज, विकास? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, उसके बाद वे वर्चुअल रूप से कोलकाता में होने वाले कार्यक्रमों में जुड़ेंगे। वहाँ पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा जो गंगा नेशनल काउंसिल है उसकी बैठक में हिस्सा लेंगे। तमाम मेट्रो से जुड़े हुए प्रोजेक्ट का भी उनको उद्घाटन करना था। वर्चुअली सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साफ है कि राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम जो जिम्मेदारी है वो पहले। और इसी बीच जब हीराबा के निधन की खबर आई तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई राज्यों के बड़े नेता, गवर्नर सब अहमदाबाद और गांधीनगर पहुंचना चाहते थे हीराबा को अंतिम श्रद्धांजलि देने। लेकिन परिवार ने तय किया कि ये कार्यक्रम निजी रखना है, अंतिम संस्कार का कार्यक्रम, और इसलिए सभी को ये हिदायत दी है कि कोई भी अहमदाबाद या गांधीनगर ना आए। जो उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हैं, जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, उनको निभाते रहें और अहमदाबाद ना आने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए परिवार ने ये निवेदन भी किया है सभी से कि जिनके भी जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है उसी के तय कार्यक्रम के मुताबिक चलें और गांधीनगर आने की ज़रूरत नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। अपने जो उनकी सद्भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, वो दूर से ही रहकर वे स्वीकार कर लेते हैं। आप रहिए मेरे साथ। स्टूडियो में हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, राकेश शुक्ला जी, राखी बख्शी जी। कुल मिलाकर एक संघर्षपूर्ण जीवन, 100 साल के सफर का अंत। और राखी जी,
जितनी सादगी भरी जिंदगी हमेशा जी, आज बेटा देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है, लेकिन उसी सादगी भरे अंदाज में विदाई भी मां हीराबा की। बिल्कुल भावुक क्षण तो है ही, लेकिन बहुत सारे संदेश रोमाना हमको भी मिल रहे हैं उनके माँ के जीवन से, उनके व्यक्तित्व से। जिस तरह से वो जब जाते थे आशीर्वाद देती थी और 125 रुपये देना, ये एक तरह से एक लेवलिंग करता था उनको। एक बड़े सशक्त नेता देश को की लीडरशिप देख रहे हैं, लेकिन साथ ही ज़मीन और धरातल से भी जुड़े रहे। ये कहीं ना कहीं एक संदेश माँ ने हमेशा दिया कि कर्तव्य तो करो, लेकिन साथ ही अंतिम व्यक्ति का भी ध्यान रखो। अभी प्रहलाद जी बात कर रहे थे अंत्योदय की, तो इस तरह की चीज़ें, गरीब कल्याण योजना जो जहां शुरू हुई है वहां पर कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करता है जो उनकी माँ ने हमेशा संदेश दिया। अभी उज्ज्वला योजना की बात हो रही थी, कई नारी शक्ति की जो योजनाएं हैं उसकी प्रेरणा भी यहाँ पर माँ रही है। और हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम सब की ज़िंदगी में माँ से जो हमें एक आंतरिक शक्ति मिलती है, जो हमें एक लगातार अपनी ज़िंदगी में निर्देश मिलता रहता है कि अपनी जीवन की गति को किस तरह से आगे बढ़ाओ, वो कहीं ना कहीं बहुत सशक्त रूप में हमें हीराबा में दिखा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी रोमाना आप देख रही हैं कि ये पूरा कार्यक्रम भी हो रहा है, जिस तरह की सादगी से ये हो रहा है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, बड़े लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं। ये एक बहुत जिसको कहते हैं हमारे देश की एक प्रगतिशील सोच को, जो मैं कह रही थी अभी, उसको भी कहीं ना कहीं दिखाता है। काम पर ध्यान दीजिए, जितना सरल सा जीवन जिया है हीराबा ने, ये आखिरी विदाई भी उतने ही सादे अंदाज में। जरा सोचिए, बेटा देश का प्रधानमंत्री और मां इतने सादे अंदाज में विदा हो रही है। कहीं ना कहीं ये एक मिसाल जो यहां पर कायम की जा रही है, एक अलग लकीर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यकीनन खिंचती हुई नजर आ रही है इस मौके पर भी। और इसका श्रेय भी मुझे लगता है शुक्ला जी के पास हमें चलना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा को ही जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी की शख्सियत पर हीराबा का जो प्रभाव है, वो जितनी योजनाओं का जिक्र अभी राखी जी की तरफ से किया जा रहा था, और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि घर भले ही बहुत कम उम्र में छोड़ दिया हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन मां हमेशा वो एक मजबूत कड़ी रही जिससे स्नेह और दुलार मिलता रहा और वो एक जुड़ाव बना रहा। शुक्ला जी। जी, हीराबा के संस्कार का प्रभाव सिर्फ नरेंद्र मोदी जी पर तो ही नहीं था, बल्कि उनके परिवार के हर सदस्य पर था। आप देखिए कि 1.5 दशक तक गुजरात जैसे राज्य का मुखिया और करीब 1 दशक होने को आ रहा है केंद्रीय राजनीति, यानी देश का मुखिया जिस परिवार का सदस्य रहा हो, उस परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी भी आडंबर से दूर हो, तो मुझे लगता है इससे बड़ी सादगी कोई और नहीं हो सकती। और जो मोदी परिवार अभी तक सादगीपूर्ण जीवन गुजारता आ रहा है, वो मोदी परिवार नहीं चाहता कि इस शोक का क्षण जो है किसी तरह के दिखावा में बीते, और इसीलिए परिवार के संयुक्त रूप से एक आह्वान करने पर ही ये सारा। आप बेहद महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। मुझे लगता है जरा सा रौनक पटेल का रुख करेंगे। रौनक, जिस बात का जिक्र यहाँ पर मेहमान भी कर रहे हैं कि बेहद सादगी भरा अंदाज, किसी तरीके का कोई दिखावा नहीं, और जो परिवार की महिलाएं हैं उनकी तस्वीर भी मैं देख रही थी, जान रही थी वो लोग कि वहां पर कैमरे मौजूद हैं, और इसी वजह से अपना दुख मन में समेटे हुए आंख से आंसू आ रहा था, लेकिन कोशिश यही थी कि किसी तरीके से वो कैमरे की नजर में कैद ना हो। इस तरीके की भावुक कर देने वाली वो तस्वीरें जो सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहीं शमशान भूमि में मौजूद हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं। रौनक, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं शमशान भूमि में ही मौजूद हैं? रौनक से मुझे लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है इस समय। हम विकास भदौरिया का रुख करते हैं, विकास से जानकारी लेते हैं। विकास, क्या अपडेट मिल रहा है इस वक्त? विकास, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। जी 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 विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी वहीं शमशान भूमि में ही मौजूद हैं। अच्छा, मुझे जानकारी मिल रही है कि रौनक अब हमारे साथ मौजूद हैं। जी रौनक। देखिए, अगली 20 मिनट में अग्नि संस्कार पूरा हो जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री राजभवन पहुंचेंगे। सेक्टर 30 से ज्यादा दूरी पर नहीं है राजभवन, जहाँ गवर्नर हाउस है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद जब नरेंद्र मोदी आए तो उनका निवास जो होता था वो राजभवन होता था। तो क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि परंपरा होती है अग्नि संस्कार के बाद स्नान करने की, वो क्रिया पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री राजभवन से ही वर्चुअली जुड़ेंगे, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से
गुजरात सरकार का जो राजभवन है, राज्यपाल का जो भवन है, वहां पर प्रधानमंत्री के लिए खास आवास बनाया गया है पहले से। वहीं से ही वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो भी कार्यक्रम है उसमें जुड़ेंगे। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर इस वक्त जो हमारे सहयोगी रौनक पटेल दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शमशान भूमि से अब सीधे राजभवन जाएंगे। वहीं पर जो परंपरा है उसके अनुसार वो स्नान करके अपने जितने ऑफिशियल कार्यक्रम हैं वो ऑनलाइन राजभवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटेंड करेंगे। विकास भदौरिया का रुख करेंगे हम। विकास, बेटे के तौर पर फर्ज निभाते हुए प्रधानमंत्री और इसके बाद देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जितनी जिम्मेदारियां हैं उन पर वो आगे बढ़ेंगे, उनको निभाते हुए नजर आएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौन से अहम कार्यक्रम? विकास ये देखिए, उनके 3 अहम कार्यक्रम हैं। पहला कार्यक्रम वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का था, दूसरा कोलकाता की मेट्रो प्रोजेक्ट के उद्घाटन का था और तीसरा नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक का था, जिसमें उनको शामिल होने के लिए कोलकाता जाना था। लेकिन आज सुबह जब हीराबा के निधन की तड़के खबर आई तो उसके बाद सारे कार्यक्रम रद्द करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुँचे और गांधीनगर से आपने तस्वीरें देखी किस तरह से उन्होंने वहाँ पर बेटे का फर्ज निभाया और एक माँ की क्षति और माँ की मौत के बावजूद जो दुख है, पहाड़ सा दुख है, उसको सहन करते हुए उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन का भी फैसला लिया। और इसलिए जो कार्यक्रम में जहाँ पर उनको फिजिकली प्रेजेंट रहना था वहाँ पर अब वे वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और इसलिए अभी राजभवन का रुख किया है, जहाँ पर स्नान, ध्यान और शुद्धि के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई है ताकि वो इन सभी कार्यक्रमों में बारी बारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकें। इसके लिए बाकायदा जो प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनको आज सुबह कोलकाता रवाना किया गया है ताकि वो उनके प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ फिजिकल तौर पर मौजूद रहें, लेकिन वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। संदेश साफ है, सबसे पहले राष्ट्र है, सबसे पहले कर्तव्य है, सबसे पहले जिम्मेदारियों का निर्वहन है, बाद में परिवार है और निजी क्षति वो निजी ही रहेगी, लेकिन राष्ट्र की जिम्मेदारी है, जो प्रधान सेवक के तौर पे जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियों का निर्वहन वो करते रहेंगे। इससे पहले भी आपने देखा कि जब 2 रोज पहले हीराबा एडमिट हुई थी अस्पताल में, UN मेहता हॉस्पिटल में, उस वक्त भी प्रधानमंत्री उनको देखने पहुंचे थे और डॉक्टरों से बात करने के बाद, अपनी माँ हीराबा से बातचीत करने के बाद वो संतुष्ट थे कि उनकी रिकवरी फास्ट है, सांस लेने में जो तकलीफ थी अब वो दूर हो चुकी है। और कल भी हमारी बात हुई थी UN मेहता हॉस्पिटल के डायरेक्टर RK पटेल से, उन्होंने भी ये कहा था कि आज सुबह तक उनको डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा, लेकिन तड़के 3:30 बजे अचानक हीराबा का निधन हो गया और उसके बाद सूचना परिवार के सभी सदस्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई और उसी वक्त प्रधानमंत्री वहां पर कुछ नरेंद्र मोदी हलचल सी होती हुई इस समय नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या राजभवन के लिए निकल गए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अंतिम जो संस्कार की प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी, उसके बाद वहाँ पर 2 रिचुअल बचते हैं। उन रिचुअल्स को पूरा करने के बाद, जिसमें उठावनी कब होगी या चौथी कब होगी या शुद्धि का दिन कब होगा और किस दिन शांति पाठ होगा, वो वहाँ तमाम जो लोग सम्मिलित होने के लिए पहुँचे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में, उनको बताया जाएगा। आपको जरा सा रोकूंगी विकास भदौरिया, इस समय तस्वीरें मिलने लगी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख रहे हैं तस्वीरें शमशान भूमि से बाहर आते हुए। एक बेटे के तौर पर जो फर्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसे पूरा किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ही ट्वीट कर ये जानकारी दी कि उनकी मां का निधन हो गया है और उसके बाद एक बेटे के तौर पर अपने फर्ज निभाए। दिल्ली से सीधे अहमदाबाद पहुंचे, मां का अंतिम दर्शन करने के बाद, मुखाग्नि देने के बाद, एक बेटे के तौर पर अपने सभी कर्तव्य निभाने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शमशान भूमि से बाहर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जो कदम बढ़ा रहे हैं वो कर्तव्य पथ पर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन शुरू करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनकी मां से जुड़ाव किसी से छिपा नहीं, एक आत्मीय रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी मां के साथ। और इस समय मां के जाने के बाद किस तरीके का खालीपन, किस तरीके का गम, किस तरीके का दुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महसूस कर रहे होंगे, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन उन तमाम दुखों को, गम को,
खालीपन को, शून्यता को पीछे छोड़ते हुए देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए, कर्म पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटे के तौर पर अपने कर्तव्य पूरे किए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला अब यहां शमशान भूमि से सीधे राजभवन जाएगा। विकास भदौरिया, राजभवन में ही वो शुद्धि स्नान और फिर वहीं से अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, वहीं से वर्चुअली अटेंड करेंगे वो अपनी आज की मीटिंग। विकास, के मुताबिक सुबह 10 बजे कोलकाता होना था, लेकिन हीराबा के निधन के बाद वो अहमदाबाद आ गए और अब इसलिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को संपन्न कराने के बाद राजभवन में आज उनके ठहरने का कार्यक्रम है और वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई है। सीधा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि निजी क्षति के बावजूद, मां के निधन के बावजूद जो कर्तव्य है उसका निर्वहन प्रधानमंत्री करते रहेंगे, उसमें कोई भी अड़चन नहीं आएगी। भले ही वो फिजिकली ना उसमें कार्यक्रम में शामिल हो पा रहे हो, लेकिन वर्चुअली उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और पूरे कार्यक्रम के 3 अलग अलग हिस्सों में बाकायदा वर्चुअल माध्यम से हिस्सा भी लेंगे। तो जो कर्तव्य पथ पर जो जिम्मेदारी उनको मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसका निर्वहन वो प्रधान सेवक के रूप में करते रहेंगे। इससे पहले भी आपने देखा कि जब हीराबा एडमिट हुई थी यूएन मेहता हॉस्पिटल में, डॉक्टरों से बातचीत और हीराबा से बातचीत करने के बाद, स्वास्थ्य का हालचाल लेने के बाद वो 2 घंटे के भीतर वापस दिल्ली आ गए थे और रात में उन्होंने 4 बैठकें की थी। जो बैठक उनकी रिशेड्यूल हुई थी वो वापस उन्होंने की थी और उसमें कोविड से जुड़ी हुई भी बैठक थी। और ठीक उसी तरह आज भी जब मां का निधन हुआ है उसके बाद वो तुरंत अहमदाबाद पहुंचे। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब वो रवाना हो गए कर्तव्य पथ पर। जो परिवार का दायित्व था उसके निर्वहन के बाद अब जो राष्ट्र का दायित्व है, राष्ट्र के प्रति जो उनके कर्तव्य है, जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए अब राजभवन रवाना हो रहे हैं। यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था है, उसको एक्टिवेट किया गया है। कोलकाता में जो जरा सा कार्यक्रम आपको होना है, रोकूंगी। वहाँ पर प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर देखिए, गाड़ी में बैठकर जिस वक्त शमशान भूमि से वापस लौट रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाथ जोड़े हुए हैं उन्होंने, आंखें नम नजर आ रही हैं, भावुक मन है और मां के साथ जितनी यादें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यकीनन इस वक्त वो उनके जहन में कौंध रही होंगी। इस वक्त एक बड़े मुश्किल काम को, मां को अलविदा कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शमशान भूमि से वापस लौट रहे हैं। लेकिन ये अलविदा हर बार की तरह दोबारा मिलने की आस वाली अलविदा नहीं है, ये अलविदा एक मुकम्मल अलविदा। और ऐसे में आखिरी बार मां के दर्शन करने के बाद, मां को मुखाग्नि देने के बाद अब आगे कर्म पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिबांग, और ये बड़ी बात है और मेरे ख्याल से ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने अपनी मां से ही ये पाया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार याद किया कि किस तरीके से जब भी संत आते थे तो वो माँ यही कहती थी कि मेरे बच्चों में सेवा का जो भाव है वो आना चाहिए, वो होना चाहिए, और जो दूसरों की सेवा, दूसरों के साथ खड़े रहना है, इसकी बात उनकी माँ किया करती थी और बहुत प्रभावित रहे। जैसा कि हर कोई होता है अपनी माँ से, प्रधानमंत्री मोदी, और उन्होंने ये भी कहा प्रधानमंत्री ने कि हर माँ जो है वो सामान्य होते हुए बहुत असाधारण होती है और यही बात यहाँ दिखाई देती है। और आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप में जो आत्मविश्वास है, आपका जैसा मन है, आपका जैसा व्यक्तित्व है, वो आपकी माँ की वजह से होता है। और यहाँ तो और भी था क्योंकि वो अपनी माँ के बहुत ज्यादा करीब थे। माँ से वो लगातार उनकी छोटी छोटी बातें प्रधानमंत्री याद करते रहते थे। जैसे उन्होंने बताया कि पुरानी जो चीजें हैं उनकी रिसाइकलिंग में, और ये उनके शब्द हैं कि रिसाइकलिंग में मेरी माँ चैंपियन थी जी। यानी जो घर को ठीक से रखने में, साफ सफाई करने में बहुत मन लगाती थी। कि जैसे उन्होंने डिटेलिंग आप देखिए कि पुराने कागज जो है उनको भिगोकर इमली के बीज पीसती थी, उनका एक पेस्ट बनाती थी कि दीवार पर चिपकाती थी, वो सिर्फ उसको सजाने के लिए। तो वो छोटी छोटी बातें उनको अभी भी याद हैं अपनी माँ की।
और हर बेटे को, हर बेटी को अपनी माँ की छोटी छोटी बातें याद रहती है, उनसे आप तरह तरह से सीखते हैं। बिल्कुल वही तो वो जो बातें सीख आज मिली है, बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में आ रही होंगी। भावुक मन, आंखें नम, अलविदा हीराबा। आंखें नम हैं, मन भावुक है, मां हीराबा पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां को मुखाग्नि दे चुके हैं। मां हीराबा का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुक्तिधाम से निकल गए हैं, सीधे राजभवन के लिए रवाना। आपको बता दें, बेटे का फर्ज निभाने के बाद अब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए निकल गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के सभी कार्यक्रम तय हिसाब से ही होंगे। राजभवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले से तय सभी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सभी तय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं विकास भदौरिया से। विकास, जो तय कार्यक्रम है उन सभी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, सिर्फ तब्दीली एक कि पहले खुद पहुंचना था और अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। विकास। जी हाँ, बिल्कुल 3 कार्यक्रम थे प्रधानमंत्री के कोलकाता में। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में बदलाव हुआ क्योंकि मां हीराबा का निधन हो गया था, लेकिन अब पंचतत्व में उनका शरीर विलीन हो चुका है। इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में राजभवन रवाना हो गए हैं। वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 कार्यक्रमों में जुड़ेंगे। पहला कार्यक्रम वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का है, दूसरा कार्यक्रम उनका मेट्रो प्रोजेक्ट के उद्घाटन का है और तीसरा कार्यक्रम नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक का है। तीनों कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। पहले उनको खुद जाना था, लेकिन कार्यक्रम में बदलाव हुआ और ये एक संदेश है कि देश की जिम्मेदारी, जो कर्मपथ पर जो उनको जिम्मेदारी मिली हुई है, उसके निर्वहन के लिए अब वो रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले ही वो सेक्टर 30 स्थित शमशान धाम से रवाना हुए हैं राजभवन के लिए। वहाँ पर वे स्नान करेंगे और शुद्धि के बाद फिर वापस अपने सरकारी कामकाज में जुट जाएंगे और जो निजी क्षति हुई है उसको एक तरफ रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राष्ट्र की जिम्मेदारी है उनके कंधों पर प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसके निर्वहन में लग जाएंगे। तो रोमाना, ये एक बड़ा संदेश है और साथ ही साथ तमाम उन लोगों के लिए भी संदेश है जो हीराबा के निधन के बाद उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गांधीनगर अहमदाबाद आना चाहते थे। परिवार की तरफ से भी निवेदन किया गया है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर और बड़े नेता गांधीनगर अहमदाबाद पहुंचना चाहते थे, लेकिन उनको सबको मना किया गया है। परिवार की तरफ से निवेदन किया गया है कि सभी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में शामिल रहें, अपने पूर्व निर्धारित जिम्मेदारियों को निभाते रहें। उनकी जो संवेदनाएं हैं वो वहीं से रहकर वो उनका परिवार स्वीकार कर रहा है। बिल्कुल विकास, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपने इस आचरण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं एक नई मिसाल कायम की है और हीराबा जितनी सादगी भरी जिंदगी उन्होंने जी, उतनी ही सादा तौर पर ये अंतिम विदाई। हालांकि बेटा जो है वो देश का प्रधानमंत्री, आप सोचिए जरा किस अंदाज में उनकी विदाई हो सकती थी, लेकिन सरल जीवन और उसी सरल अंदाज में आखिरी विदाई। मन तो बेहद भावुक है, आंखें भी नम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके का जुड़ाव अपनी मां के साथ खासतौर से रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। कितना बड़ा पर्सनल लॉस, कितनी बड़ी पर्सनल ट्रेजेडी, लेकिन बावजूद इसके गम को किनारे रख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर जो आगे बढ़ रहे हैं। जल शक्ति मंत्री हैं, कार्यक्रम आज लगे हैं प्रधानमंत्री के बंगाल में काफी सारे, क्या रहेगा इस पर? देखिए, अत्यंत दुखद समाचार है, हृदय विदारक है। माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी, जिन्होंने एक कर्मयोगी मां ने कर्मयोगी पुत्र को या कर्मयोगी व्यक्तित्व को गढ़ा, वो आज हम सबके बीच में नहीं है। लेकिन जो संस्कार माननीय हीराबा ने, श्रद्धेय हीराबा ने दिए थे, वो संस्कार आज एक बार फिर उद्घाटित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि सारे कार्यक्रम यथावत होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल मोड में सभी कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। ये स्थिति यथावत बनी रहेगी और कार्यक्रम में कोई अंतर नहीं होगा, ये क्या दर्शाता है? जिस तरह से मैंने कहा कि ये बात का परिचायक है कि प्रधानमंत्री जी को जिस तरह के संस्कार उनकी मां ने दिए और कर्म की प्रधानता को हमेशा ही उनके जीवन में बीजारोपित किया, आज एक बार फिर जैसा मैंने कहा वो उद्घाटित हुआ है, सबके सामने आया है कि एक माँ
के निधन के बाद में भी, जो मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे दुखद घटना होती है, उसके बाद में भी सारे कार्यक्रमों को यथावत रखना, अपने कर्म को प्रधानता देना, ये एक अपने आप में एक प्रेरणा का विषय है। बंगाल, क्योंकि राजनीतिक सवाल भी उठते हैं, लेकिन शोकाकुल कई ज्यादा उस मामले में कौन देखा जाएगा, तो क्या इसका असर भावनाओं के साथ कार्य पर भी पड़ रहा है या बिल्कुल नहीं पड़ेगा? देखिए, ऐसा कहना कि कोई किसी तरह का असर नहीं होता है, ये तो मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति होगी। निश्चित रूप से असर होता ही है, लेकिन फिर भी जो काम पहले से तय है उन काम को ठीक उसी तरह से उसी क्रम में होते रहें, उस पर कोई प्रभाव न पड़े, ये अपने आप में ये भी एक विशिष्ट विषय है। और आज की एक बड़ी खबर जान लीजिए आप। सड़क हादसे में टीम इंडिया के क्रिकेटर ऋषभ पंत बाल बाल बचे हैं, जख्मी बुरी तरीके से हुए हैं। हादसे में ऋषभ पंत गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं ऋषभ पंत। और यह हादसा उस वक्त हुआ है जब ऋषभ पंत अपनी कार से दिल्ली से घर लौट रहे थे। आपको बता दें कि रुड़की के नारसन बॉर्डर के पास उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। कार खुद ऋषभ पंत ड्राइव कर रहे थे। रुड़की के अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया, जहां से उन्हें फिर दिल्ली रेफर कर दिया गया है। फिलहाल आपको सीधे लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं। जरा विकास से जानते हैं अभी ऋषभ पंत की हालत कैसी है, क्या जानकारी मिल रही है डॉक्टर्स की तरफ से। विकास। विकास, आपको मेरी आवाज मिल रही है? विकास भदौरिया से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं एक बार फिर से आपको खबर बता दूं, क्रिकेटर ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल हो गए। आज सुबह घर लौट रहे थे वो अपने दिल्ली से, खुद कार ड्राइव कर रहे थे और जानकारी ये सामने आ रही है कार चलाते वक्त अचानक नींद का झोंका आया, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। उनकी गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई और फिर देखिए किस तरीके से गाड़ी में आग भी लग गई। ये जो तस्वीरें हैं ये आप उसी गाड़ी की देख रहे हैं। ऋषभ पंत की गाड़ी जलकर खाक। और ऋषभ पंत की गाड़ी का जहां हादसा हुआ है वहां से सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ऋषभ पंत गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे, दिल्ली से घर जा रहे थे। अचानक से नींद का झोंका आया, गाड़ी उनकी डिवाइडर पर चढ़ गई और टक्कर इतनी बुरी थी कि टक्कर के बाद गाड़ी में आग लग गई। बाल बाल बचे हैं इस भीषण हादसे में ऋषभ पंत। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, कुछ तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मौके की ये तस्वीरें आपके सामने। सुबह के वक्त यह हादसा हुआ है। डिवाइडर पर चढ़ी हुई गाड़ी भी आप देख रहे हैं, जली हुई हालत में आप गाड़ी देख रहे हैं। खुद ऋषभ पंत गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। उत्तराखंड के रुड़की में यह हादसा हुआ। ये देखिए वो सीसीटीवी फुटेज जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। देखा आपने कितनी दूर तक डिवाइडर पर चढ़ती चली गई गाड़ी और फिर आग गाड़ी में लग गई। देखिए तेज रफ्तार आ रही है, डिवाइडर पर चढ़ी और सड़क से दूसरी तरफ गाड़ी जाती हुई और फिर आग की लपटें। एक बार फिर से देखिए ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें यह हादसा कैद हुआ है। तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी, आंख ऋषभ पंत की लग गई, ये जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है। और इसी वजह से ये हादसा हुआ। डिवाइडर पर चढ़ते हुए सड़क के दूसरी तरफ गाड़ी चली गई और इतनी जोरदार टक्कर हुई है कि गाड़ी ने आग पकड़ ली। सीधे रुख करते हैं, विकास भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, गनीमत ये रही कि बाल बाल ऋषभ पंत इस हादसे में बच गए। भीषण हादसा, सीसीटीवी फुटेज इस बात की गवाही दे रहा है। अभी ऋषभ पंत की हालत कैसी है, अपडेट क्या है? ये देखिए अभी ऋषभ पंत की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। उनको काफ़ी चोटें आई हैं, सर में भी चोट लगी है, पीठ में भी। गाड़ी से निकलने के बाद काफ़ी दूर तक वो सड़क पर रगड़े हैं, उसकी वजह से पेट में माफ़ कीजिएगा पीठ में ज़बरदस्त आपने तस्वीरों में देखा होगा कि खरोंच के निशान हैं, पूरी पीठ लाल हो गई है। उनके दाहिने पैर का लिगामेंट भी टूटा है। एक्सरे किया गया था पहले रुड़की में हॉस्पिटल में और उसके बाद ये पता चला कि उनका दाहिने पैर का एक लिगामेंट टूटा हुआ है। इसके बाद फिलहाल उनको देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां पर फुल बॉडी उनका एमआरआई होगा ताकि बॉडी के भीतर और कई जगह अगर टिश्यू ब्रेक हुए हों, बोन में फ्रैक्चर हो या लिगामेंट टूटे हों तो उसकी जानकारी पूरी मिल जाए। तो जानकारी मिल रही है जिस वक्त ये हादसा हुआ गाड़ी में अकेले थे या कोई और भी उनके साथ था? ये तो बात सामने आ गई है कि ड्राइव वो खुद कर रहे थे।
जी देखिए, उनके साथ और भी लोग थे ऐसा बताया गया है। BMW गाड़ी थी जिसको कोई और चला रहा था ऐसा बताया गया था शुरुआती जानकारी में, लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि ऋषभ पंत खुद चला रहे थे। गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा थी, तकरीबन 5:21 के आसपास का ये हादसा है और उसके बाद गाड़ी जो है डिवाइडर से टकराई और हादसा इतना भीषण था, टक्कर इतनी भीषण थी कि तकरीबन 50 मीटर तक जो है गाड़ी वो डिवाइडर से रगड़ती हुई जाती रही और डिवाइडर के एक बड़े हिस्से को तोड़ दिया। सीसीटीवी फुटेज में पूरा हादसा कैद हुआ है, दिखा रहे हैं हम दर्शकों को। सीधे रुक करते हैं, इस वक्त हमारे साथ कपिल पाजी मौजूद हैं। कपिल पाजी, ये वीडियो आप भी देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से सिर्फ एक बात इस वक्त जहन में आ रही है कि शुक्र है उस ऊपर वाले का जान बच गई। बिल्कुल सीख है, और ये सीख भी हमें मिलती है इससे कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिस तरह की ऐसी दुर्घटना हो। और इन खास प्लेयरों के लिए मुझे अपना वक्त याद है, जब मैं एक छोटा सा खिलाड़ी उभर रहा था तो मेरे मोटरसाइकिल की एक्सीडेंट हुई। उसके बाद मेरे भाई ने मुझे कभी मोटर बाइक नहीं चलाने दिया। तो इन चीजों के ऊपर हमें सब कुछ सीखनी चाहिए कि जो ऋषभ पंत के साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो। ये खुदा का, भगवान का शुक्र है कि वो सही सलामत हैं अभी तक। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सीडेंट की जगह वाली तस्वीर, गाड़ी का हाल आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ ऋषभ पंत की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, बाल जान बची है। रुड़की से पहले देहरादून और फिर देहरादून से दिल्ली उनको रेफर कर दिया गया है। ऋषभ पंत की सर्जरीज की जाएंगी, ऑपरेशंस किए जाएंगे, प्लास्टिक सर्जरी भी की जाएगी। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी ग्राउंड पर लौटने में तो यकीनन बहुत वक्त लगेगा, लेकिन जो बात यहां पर कपिल पाजी कह रहे हैं कि ये जो हादसा हुआ है इससे सबक लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाल बचे ऋषभ पंत, सड़क हादसे में क्रिकेटर ऋषभ पंत घायल हुए, रुड़की में यह हादसा हुआ। हम सीधे रुक करते हैं, कपिल पाजी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल पाजी, वैसे हादसा जिस अंदाज में हुआ है उसको देखकर तो बिल्कुल रूह सी कांप जाती है। मतलब तेज रफ्तार गाड़ी आ रही है और जो जानकारी मिल रही है कि साहब शायद आंख लग गई, उनकी नींद का झोंका आ गया, गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ती हुई और दूसरी तरफ जाकर गिरी। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि हाँ, आजकल ये फास्ट गाड़ियां हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, बहुत बड़ी हैं। एक तो ये है कि इन सब खिलाड़ियों को, जो स्टार्स हैं, थोड़ा बहुत संभल के रहना चाहिए। खुद चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हो ड्राइवर। मैं मानता हूँ शौक होता है हर एक इंसान को कि मैं गाड़ी चलाऊं, और वो पैशन भी होता है क्योंकि इस उम्र में ये चीजें अक्सर होती हैं। लेकिन जब आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना वो हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है, किसी और के ऊपर नहीं। हमें अपना रास्ता खुद तय करना चाहिए कि हम किस तरह अगली लाइफ या आगे वाली लाइफ को लेके जा सकते हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं और समझना इसी बात को होगा कि कहीं ना कहीं सबक लेने की जरूरत है। शुक्र है कि बाल बच गए ऋषभ पंत इस हादसे में, जख्मी तो बहुत बुरी तरीके से हुए। और इस सबके बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की उन्होंने। रुड़की जहां पर यह हादसा हुआ वो उत्तराखंड में ही पड़ता है और मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कह रहे हैं कि अगर एयर एम्बुलेंस की भी जरूरत पड़ती है तो फिर उसकी व्यवस्था की जाएगी। जरा सुनते हैं क्या कहा है पुष्कर सिंह धामी ने। भारत के क्रिकेटर ऋषभ पंत की तबीयत काफी सीरियस है, राज्य सरकार की ओर से क्या क्या किया जा रहा है? आज ही ये समाचार सवेरे मिला कि उनको एक एक्सीडेंट हो गया है। अभी उनकी हालत ठीक है और उनको रुड़की से अब देहरादून मैक्स में शिफ्ट किया जा रहा है और सभी जो भी जरूरी इंतजाम हैं उनके स्वास्थ्य के लिए और उनकी चिकित्सा के लिए वो सब किए जा रहे हैं और मैंने सभी को कहा है, हमारे सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। राज्य सरकार क्या पूरा खर्च भी वहन करेगी? हाँ, निश्चित रूप से जो भी जरूरी चीजें होंगी उनके चिकित्सा को लेकर वो सब किया जाएगा। तो पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जो भी जरूरत पड़ेगी वो सब मुहैया की जाएगी, सहूलियत। बहुत शुक्रिया कपिल पाजी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, अपडेट आपको देते रहेंगे ऋषभ पंत की सेहत को लेकर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।